रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित इंडियन इवोल्यूशनरी रिसर्च काउंसिल की 18वीं मंजिल पर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। ऊपर नीले एलईडी की ठंडी चमक कांच की सतहों से टकराकर पूरे लैब में एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। ऐसा सन्नाटा जो केवल उन्हीं वैज्ञानिकों को महसूस होता है जिन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया हो जो इंसानी इतिहास को ही पलट सकता। मैं ठीक हूं, ऐसे मत देखो। उसकी आवाज भारी, गहरी, लगभग गले से कहीं और से आती हुई लग रही थी। डॉ अनन्या रैना, देश की शीर एवोल्यूशनरी जेनेटिसिस्ट, चुपचाप उसे देख रही थी। उनके हाथों में उसकी मेडिकल फाइल कांप रही थी। फाइल में वे तस्वीरें थीं जिन्हें वे 3 हफ्ते पहले देखकर दंग रह गई थीं। वह इंसान धीरे धीरे अपनी ही एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में पीछे जा रहा था। अनन्या के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, यही शुरुआत है। 3 हफ्ते पहले किसी ने कल्पना भी नहीं डीएनए आगे म्यूटेट करता है, पीछे नहीं लौटता। लेकिन सुमीत का डीएनए मानो समय का पहिया उल्टा घुमा रहा था। जब उसे एक भेजा गया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मामला एक वैश्विक संकट में बदल जाएगा। वर्तमान में अनन्या और उनकी टीम इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी लैब का दरवाजा खुला और डॉ आरव सहगल तेजी से अंदर आए। मैम, ये देखिए। उनके हाथ में टैबलेट था, चेहरे पर घबराहट की गहरी लकीरें। स्क्रीन पर लिखा था, आज 41 नए केस मिले हैं। अनन्या का दिल जैसे एक पल को रुक गया। 3 हफ्ते पहले सिर्फ एक केस था, आज 41। सिस्टम त्रुटि है। उन्होंने उम्मीद से पूछा, काश ऐसा होता। आरव ने भारी आवाज में कहा, ये रिपोर्ट 5 अलग अलग स्वतंत्र लैब से हैं, सब में वही मार्कर्स दिखे हैं। अनन्या को समझ आ गया, ये अब एक आइसोलेटेड केस नहीं रहा, ये फैल रहा था जल्दी, खतरनाक और अज्ञात तरीके से। सवाल था क्यों? उसी रात प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एनएसए और देश के शीर्ष वैज्ञानिकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। स्क्रीन पर जीन चार्ट्स चले। लोग समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर क्या हो रहा है। अनन्या ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया, ये वायरस नहीं है, ये कोई संक्रमण नहीं है, किसी तरह का जेनेटिक रिकॉल है। दी ने अपने पुराने वर्जन्स को एक्टिवेट कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सॉफ्ट। हाँ, अनन्या ने उस शांत लेकिन कंपकंपाती आवाज में कहा जिसे सुनकर किसी भी सभ्यता की नींव हिल सकती है। और हम नहीं जानते कि अंतिम चरण क्या होगा। क्या इंसान आदिमानव बन जाएगा, भाषा खो देगा, दिमाग श्रिंकिंग होगा? क्या इसका इलाज है? ने पूछा, हम कारण भी नहीं जानते। अनन्या ने धीमे से कहा, कुछ ही दिनों में दुनिया भर से ऐसी खबरें आने लगी। अफ्रीका में एक जनजाति में 28 लोग एक ही हफ्ते में 150,000 साल पुराने मार्कर्स दिखाने लगे। अमेरिका में एक महिला की रीढ़ मुड़ने लगी। जापान में एक बच्चा बोलना भूल गया। यूरोप में कुछ पुरुषों की खोपड़ियां चौड़ी होने लगी, उसके गले में टूट रहे थे। अनन्या आंखें झुका नहीं पा रही थी। हम कोशिश कर रहे हैं सुमीत, लेकिन वह जारी रखने में असमर्थ था। उसने सिर घुटनों में छिपा लिया। इसी बीच आरव को ब्रेक थ्रू मिला। उसने रात भर लैब में बैठकर हजारों जेनेटिक सीक्वेंसेस कंपेयर किए और अचानक उसे एक पैटर्न दिखा। एंशिएंट जेनेटिक स्विच स्विच जो मॉडर्न ह्यूमंस में साइलेंट रहता है लेकिन किसी अननोन और इसे रोका नहीं जा सकता। पिच साफ हो रही थी। पृथ्वी खुद कुछ ऐसा कर रही थी जो मानवता के कंट्रोल के बाहर था। वही रात जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया, 3:47 AM लैब के अलार्म्स बज उठे। कांच का चैम्बर हिल रहा था। सुमीत अंदर गुर्राते हुए चक्कर लगा रहा था। अचानक चैम्बर में बड़ी दरार पड़ी। गार ट्रांकुलाइजर लाए, लेकिन थोड़ा देर हो चुकी थी। कांच और उससे बात करेंगे कैसे? आरव उनके पास आया, हांफता हुआ, बेचैन। मैम, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अनन्या तेजी से मुड़ी, कहाँ देखा गया है? वह से निकलने के बाद उसने बिल्डिंग के पीछे वाले हर एक क्षेत्र ग्रीन बेल्ट की ओर भाग लिया, लेकिन उसके बाद कैमरे उसे पकड़ नहीं पाए। वहां जंगल जैसा एरिया है, आपको पता ही है, अंधेरा पेड़, सीसीटीवी कुछ काम नहीं करता। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसे ढूंढना जरूरी है। अगर वह किसी को चोट पहुंचा दे तो दुनिया हमें दोष देगी। आरव के चेहरे पर अलग ही चिंता थी। महिला की रीढ़ अचानक झुक गई। एक लड़के के चेहरे में अचानक प्राइमल फीचर्स आने लगे। सरकार ने तुरंत इन वीडियोस को हटवाया, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी छुपता नहीं। आईआरसी की लैब में अनन्या और आरव अपनी टीम के साथ लगातार दी इन्हें सीक्वेंसिंग कर रहे थे। मैम, आरव स्क्रीन पर नजर गड़ाए बोला, म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है। अब जो मार्कस पहले 3 हफ्तों में उभरते थे वो अब 3 दिनों में उभर रहे हैं। अनन्या की आंखों में दहशत उभरी, अगर यह एक्सपोनेंशियल है। ट्रंक रेडी, जीव सुमीत एक गहरी गुर्राहट के साथ जमीन पर
उतरा। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा प्राचीन। वह 4 पैरों पर झुक गया, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ, डरावना लेकिन भ्रमित, जैसे वह इंसान को पहचानता हो लेकिन समझ नहीं पा रहा हो। अनन्या आगे बढ़ी। सुमीत सुनो, मैं अनन्या हूं, तुम्हें याद है? तुमने मुझे देखा है। सैनिकों ने आश्चर्य से देखा। सुमीत एक पल को रुका, उसकी सांसें धीमी हुई। वह पहचान रहा था। अनन्या ने एक कदम और बढ़ाया। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा बेटा। सुमीत का चेहरा थोड़ा बदला, आंखों में मानो कुछ उदासी उभरी। कहीं भीतर उसका ह्यूमन सेल्फ अभी भी जीवित था, लेकिन तभी दूर कहीं एक तेज सायरन बजा। सुमीत ने सिर दिन दुनिया भर से और भी भयानक खबरें आने लगी। ब्राजील में एक आदमी की रे पूंछ जैसी बढ़ने लगी थी। रूस में एक महिला की आवाज पूरी तरह गतड़ हो गई थी। जापान में तो लोग पेड़ों पर चढ़ते हुए पाए गए। डब्ल्यूटीओ ने इसे ग्लोबल इवोल्यूशनरी क्राइसिस घोषित कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने कहा पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में यह बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि लंबे समय से। ये म्यूटेशन यादृच्छिक नहीं है, ये किसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही है, जैसे डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी कोई निर्देश पुस्तिका हो। लेकिन क्यों? अनन्या ने थके स्वर में कहा, पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है? बोला, एक थ्योरी है, शायद पृथ्वी अपनी इकोलॉजी को रिसेट कर रही है। जो स्पीसीज अनस्टेबल हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर रही है। ह्यूमन सबसे अनस्टेबल स्पीसीज हैं। वॉर्स, रेडिएशन, पोल्यूशन, इम्बैलेंस। शायद प्रकृति हमें प्रिमिटिव फॉर्म में वापस ले जाकर रिसेट कर रही है। कमरे में फिर सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें मानव सभ्यता की पूरी दास्तान समा सकती थी। फिर अचानक इंटरकॉम से आवाज आई, सब। आन्या ने पूछा, वो ग्लिच जिसने ये शुरू किया? आरव ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। वो एक वायरल प्रोटीन है, लेकिन वैसा वायरस हमने कभी नहीं देखा। और अजीब बात, वो इंसानों के अंदर पहले से था, दौमंत जैसे हजारों सालों से सो रहा हो। मतलब ये ग्लिच बाहर से आया नहीं। हाँ, आरव ने कहा, ये ग्लिच हम में हमेशा से था, बस ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। इन दोनों के चेहरे पर जो डर उभरा, वह वैज्ञानिकों वाला डर नहीं था, इंसानों वाला डर था। वो डर जिसमें हम खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। उसी समय लैब के दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला और अंदर आया कैप्टन वेदांत एनडीआई, नेशनल डिफेंस इंटेलिजेंस का अधिकारी। उसकी आवाज में उत्तरी जंगलों में जो प्राचीन जनजाति थी, वो कहा मत हा चीनी अक्षर याद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हजारों साल से अनटच्ड है। वेदांत की आवाज धीमी पर गंभीर थी। उनके बारे में रिपोर्ट आई है और ये बाकी दुनिया से अलग है। उनमें रिवर्सल स्पीड सामान्य लोगों से 3 गुना तेज है। आन्या का दिल धक से रह गया। तेज मतलब उनके बदलाव? ने सिर हिलाया। हमारे ड्रोन फुटेज में दिखा है कि जनजाति के कुछ सदस्य पेड़ों पर वैसे चढ़ रहे हैं जैसे कोई प्राइमेट। कुछ का पस्तु झुक गया है। एक दो के हाथ पैर की हड्डियों की संरचना तक बदल चुकी है। और सबसे हैरानी की बात, वो लोग जैसे हम उन्हें देख ही नहीं पाए। वो ड्रोन से बचने लगे हैं, जैसे सेंसिंग एबिलिटी बढ़ गई हो। आरव ने खुद को पकड़ा। हमें वहां तो सवाल है, वेदांत ने कहा। ड्रोन फुटेज का आखिरी दृश्य, वो लोग कैमरे की तरफ देख रहे थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देते थे, पर अब जैसे उन्हें कुछ महसूस हो गया हो। आर्व ने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई। चलते हैं। यात्रा शुरू हुई। हेलीकॉप्टर आसमान में गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे फैली जंगल की हरियाली अनंत तक जाती दिखाई। ने सिर्फ एक शब्द कहा, शायद। जंगल में रास्ता टॉर्च की रोशनी से भी मुश्किल से बन रहा था। शाखाओं की छोटी छोटी परछाइयां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अनदेखा प्राणी छिपकर देख रहा हो। कई बार पीछे मुड़कर देखने पर भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बार वही एहसास होता कि कुछ है, कोई है जो परछाइयों के पीछे खड़ा है। आधे घंटे बाद बे कैप्टन ने जवाब दिया। तभी पेड़ों की ऊंचाइयों पर कुछ हलचल हुई। सबकी टॉर्च ऊपर उठी। पेड़ों के तनों के बीच कुछ आकृतियां हिल रही थी, लंबी, तेज और बिल्कुल मानवीय नहीं। उनकी आंखें चमक रही थी। और फिर एक आवाज आई, मानवीय पर स्पष्ट रूप से बदलती हुई। जाओ। टीम स्तब्ध रह गई। वो भाषा उनकी है, आन्या ने कहा, पर इसकी ध्वनि पहले कि कोई कुछ कर पाता। एक आकृति पेड़ से नीचे उतरी, जैसे हवा को पकड़कर उतर रही हो। उसके अंगों की संरचना विचित्र थी, जैसे हाथ लंबा हो चुका हो, उंगलियां चौड़ी हों, पैर मुड़े हुए हों, पर चेहरा अभी भी कुछ हद तक इंसानी था। वो कुछ कदम आगे आया। टीम हथियारों की ओर बढ़ी, पर कैप्टन ने हाथ उठा दिया। वह प्राणी या इंसान? सीधे आरव और आन्या की तरफ देख। प्राणी ने सिर टेढ़ा किया। तुमने सोया हुआ जीन जगा दिया, अब समय उलट रहा है। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन क्यों? क्या ट्रिगर था? ने अपनी उंगली आकाश की तरफ उठाई। सूरज बदल रहा है। आकाश में हल्की हल्की रोशनी थी।
पर सूरज ढल चुका था। आरव और आन्या समझ नहीं पाए। सदियां पहले सूरज की रोशनी में कुछ था। प्राणी बोला, और अब फिर से है। और जब वो बदलता है हम भी बदलते हैं, कैप्टन ने धीरे से कहा। ये जानकारी दुनिया को बदल देगी। प्राणी ने कहा, दुनिया बदल ही रही है, हम तो सिर्फ। वो आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। हम लड़ने नहीं आए, हम समझने आए हैं। एक क्षण की चुप्पी फैल गई। जंगल का हर पत्ता जैसे स्थिर हो गया हो। अचानक एक महिला आकृति आगे आई। उसका चेहरा आधा मानव, आधा किसी पुराने युग का जीव जैसा, पर उसकी आंखें बेहद शांत। तुम्हें जानना है, कहा, तो हमारे साथ चलो। आरव और आन्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा फैसला था, पर असली जवाब शायद इन लोगों के बीच ही छिपा था। हम चलेंगे, आरव ने कहा। कैप्टन ने विरोध करना चाहा, पर उसने देखा कि सैन्य बल इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता। उसने बस इतना कहा, ध्यान रखना, कांटेक्ट बनाए रखना। जनजाति ने इशारा किया। ने फुसफुसाकर पूछा। प्राणी ने कहा, यह जंगल नया नहीं है, बहुत पुराना है, बस तुमने इसे कभी देखा नहीं। लेकिन हम यहां पहले भी आ चुके हैं। इन इलाकों का साइंटिफिक मैपिंग हुआ है। आगे आरव बोला, जो चीजें जागती नहीं उन्हें कोई माप नहीं कर सकता। उस महिला ने कहा, हम इस जंगल के साथ वापस जाग रहे हैं। उनकी चाल तेज थी। आन्या और आरव हाँफने लगे कुछ दूर। हाँ, मुखिया ने कहा, हजारों सालों में सूरज की रोशनी के पैटर्न में सूक्ष्म चक्र होते हैं। आखिरी बार यह चक्र तब हुआ था जब प्राचीन मानव अपने पहले स्वरूपों से अलग होना शुरू हुए थे। अब वही चक्र वापस आया है। मतलब इवोल्यूशन को सूरज ने एक्सेलरेट किया था। आन्या ने पूछा, और अब वही प्रक्रिया उल्टी दिशा में जा रही है। हम अपनी यात्रा पीछे की ओर कर रहे हैं, लौट रहे हैं उस अवस्था में जहां से सब शुरू हुआ था। आरव ने झटके से पूछा, क्या हम सब जानवर बन जाएंगे? हंसा एक ठंडी पर अजीब सी हंसी। जानवर नहीं, वो जो तुम जानवर कहते हो वे गलत शब्द है। हम वही बन रहे हैं जो हम कभी थे, उन क्षमताओं वाले जो अब तुम्हारे शरीर में दौमंत हैं। जंगल का तापमान बढ़ता जा रहा था। गुफा की दीवारें अजीब चमक छोड़ने लगी, और तभी आकाश में एक तेज कंपन हुआ, जैसे कोई ऊंची आवृत्ति का स्वर। जनजाति के सभी सदस्य तुरंत सतर्क हो ने पूछा। मुखिया की आंखों में पहली बार डर का लक्षण आया। वो जिनके बारे में हम सोचते थे कि वो सिर्फ मिथक हैं, पाषाण युग के जीव जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियां सुनते थे, वे जाग गए हैं। गुफा के बाहर से दहाड़ की आवाज आई, गहरी, भारी और असंभव रूप से विशाल। जंगल का फर्श कांप उठा। टॉर्च की रोशनी बाहर की ओर उछली और सभी ने देखा, पेड़ों के बीच एक विशाल चीखा। मुखिया बोला, ये पृथ्वी का मूल निवासी है, जिसे हम सब भूल गए थे, और अब वो भी वापस आ गया है। जंगल का आकाश अंधेरा हो गया था। विशाल प्राणी की छाया गुफा के मुहाने पर पसर चुकी थी। चट्टानें टूटने लगी थीं। कैप्टन की आवाज वॉकी टॉकी में गूंजी, आरव, आन्या, वहां क्या? सिग्नल कट गया, भागो। मुखिया चिल्लाया, अब असली संघर्ष शुरू हुआ है, इंसानों का नहीं, पृथ्वी। अब गुफा के अंधेरे रास्तों में भागने लगे आरव, आन्या। जनजाति और अतीत का एक भयंकर जीव उनके पीछे। उनकी सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था, और हर कदम उन्हें यह एहसास दिलाता जा रहा था कि वे सिर्फ एक अलग दुनिया में नहीं, बल्कि एक अलग युग में पहुंच चुके हैं, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गुफा के भीतर अंधेरा इतना गहरा था, ये यहां पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? आन्या ने हाँपते हुए पूछा। जनजाति की महिला, जिसका शरीर बदला हुआ पर चेहरा अभी भी मनुष्यता की छाया लिए था, पीछे मुड़कर बोली, ये सोए हुए थे हम ही नहीं, कई जीव, पृथ्वी के प्राचीन रक्षक, जैसे पृथ्वी ने उन्हें छिपाकर रखा था। अब जब रिवर्सल शुरू हुआ है, वो भी जाग रहे हैं। क्या ये हमारे लिए खतरा है? आरव ने पूछा। मुखिया, जो सबसे आगे भाग रहा था, रुककर पलटा और बोला, खतरा? पर सिर्फ तुम मनुष्यों के लिए नहीं, हमारी जनजाति के लिए भी, और शायद खुद पृथ्वी के लिए भी। ये जीव किसी समय एपेक्स प्रेडेटर्स थे। इवोल्यूशन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था, पर अब उन्हें अपनी दुनिया वापस मिलती दिख रही है। गुफा का रास्ता एक विशाल कक्ष में, खुला छत इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी वापस नहीं आती। पत्थरों पर प्राचीन चित्रकारी बनी थी, ऐसी आकृतियां जिनमें आधे मानव क्या की आंखें आंधी की तरह ठंडी हो गई। इंसान पृथ्वी के सबसे छोटे मेहमानों में से एक है। प्रकृति ने उन्हें देर से बनाया, और अब शायद यही अंत नहीं, पर शुरुआत है। शुरुआत उस यात्रा की जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं थी। तभी गुफा की दीवारें एक बार फिर से कांपी। भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। विशाल प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी गरज गुफा की सन्नाटा। और जनजाति की महिला ने कहा, नीचे चौंकी। हाँ, गुफा के नीचे एक और दुनिया है, वो स्थान जहां रिवर्सल का स्रोत है, जहां तुम्हें वह जवाब मिलेगा जिसकी वजह से तुम यहां आए हो।
उनकी टॉर्चें आगे बढ़ी और एक गहरा सुरंग नजर आया खुला हुआ, पर इतना अंधकार में कि लगता था जैसे उसमें प्रवेश करना मतलब समय से बाहर निकल जाना। टीम दौड़ते हुए उस सुरंग में उतरने लगी। ऊपर से प्राणी की दहाड़ और तेज। समझ रहे हो? मुखिया बोला। पृथ्वी एक जीवित इकाई है। उसके भीतर रिदम्स हैं, लाइफ साइकिल्स। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है, नया निर्माण होता है। जब नीचे जाती है, पुराना लौटता है। आन्या कांप गई। अगर यह सच है तो रिवर्सल को रोकने के लिए हमें इस एनर्जी फ्लो को रोकना होगा। मुखिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, पर अगर तुम इसे रोकोगे तो यह संतुलन का चक्र टूट जाएगा। ने कहा, यह रिवर्सल सिर्फ इंसानों पर नहीं हो रहा, धरती पर कई प्राचीन स्पीसीज इसी ऊर्जा से जुड़े थे। अगर तुमने इस सबको रोका तो वे प्राणी पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। सभी चुप हो गए। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई, जैसे पहाड़ ही टूट रहा हो। एक विशाल छाया उनकी गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुकी थी। वही प्राचीन जीव, उसकी आंख ने गुफा में अपना हाथ घुसाया। एक भारी, हड्डियों से भरा हुआ और लताओं की तरह लचकदार हाथ वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सैनिकों में से एक चीखा और उसकी तरफ गोली चला दी, पर गोली उस जीव के शरीर में धंस कर भी कुछ नहीं कर पाई, जैसे उसकी त्वचा पत्थर की हो। आन्या डरी हुई चिल्लाई, हमें एनजी चेंबर एक्टिवेट करना होगा, आरव ने बेबसी में कहा। लेकिन क्या ने कहा, अब यही एक रास्ता है, या तो रिवर्सल को एक दिशा दो वरना ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। आन्या ने एनजी को वाली संरचना पर हाथ रखा। वह गर्म थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आरव उसके बगल में खड़ा हो गया। अगर इस चेम को हम स्टेबिलाइज करें, आन्या ने कहा, तो रिवर्सल अपने आप एक निश्चित रफ्तार पर चलने लगेगा। अनकंट्रोलेबल म्यूटेशंस रुक जाएंगे। और अगर आरव हिचकिचाया, मुखिया ने कहा, तब पूरा जीव जगत टूट पड़ेगा और ये प्राचीन जीव तुम पर शासन करेंगे। उसी वक्त विशाल प्राणी अपना चेहरा गुफा के भीतर ले आया। उसकी आंखें एनजीको पर टिक गईं। वह चीखा, एक ऐसी आवाज जिसकी कंपन से उनकी छाती फटने को आई। आरव चिल्लाया। अब और आरव दोनों ने मिलकर चेंबर के दो अलग अलग हिस्सों को खींचा, जैसे दो एंशियंट लीवर्स हों। कमरे में बिजली सी चमक दौड़ गई। दीवारों पर नीली लपटें उभर आईं। फर्श कांपा। एनजी कॉप पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसी क्षण विशाल प्राणी पागलों की तरह पीछे हटने लगा, जैसे यह ऊर्जा उसे जला रही हो। वह पीछे मुड़ा और दूर भागने लगा, गर्जना करता हुआ। को से निकलने वाली ऊर्जा? आन्या ने पूछा। मुखिया ने कहा, हाँ, यह रिवर्सल को रोक तो नहीं सकता, पर उसे आसपास की चीजों पर हावी होने से रोकता है। अब तुम्हारी दुनिया को कुछ समय मिलेगा समझने और तैयारी करने का। ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। कैप्टन वेदांत और उसकी टीम आखिरकार नीचे उतरते दिखे, पसीने से लथपथ पर जीवित। तुम दोनों ठीक हो? वेदांत चिल्लाया। आन्या हंसी, थकी हुई पर सच्ची, हम ठीक हैं अभी के लिए। ऊपर जंगल से अब कोई दहाड़ नहीं आ रही थी, पर एक गहरी भारी चुप्पी फैल चुकी थी, जिसमें छुपा हुआ था एक आने वाला तूफान। कैप्टन ने पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? आरव ने एनजी चेंबर की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें दुनिया को बताना होगा कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक ग्लिच नहीं, बल्कि पृथ्वी का चक्र है। और ये चक्र खत्म नहीं हुआ है, मतलब रिवर्सल फिर से बढ़ेगा। ने भयभीत स्वर में पूछा। आरव और आन्या ने एक दूसरे को देखा। हाँ, आन्या ने कहा, यह रुका नहीं है, बस कुछ समय के लिए धीमा हुआ है। मुखिया ने धीरे धीरे कहा, और जब यह फिर से तेज होगा तब लौटेंगे वे जीव जिन्हें आज तुमने सिर्फ महसूस किया है। और तब इंसानों को फैसला करना होगा, वे आगे जाना चाहते हैं या अतीत में लौटना, ऊपर से दूर दूर तक। गांव लोग ने सिर हिलाया। शहर और गांव इससे बच नहीं सकते, यही नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा है। पृथ्वी बैलेंस में लौटना चाहती है और ह्यूमंस, जो इम्बैलेंस क्रिएट कर चुके हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। टीम ने तुरंत गुफा से बाहर निकलने की योजना बनाई। जनजाति के लोग उनके साथ आए, लेकिन उनके कदम तेज और अनियंत्रित थे। वे जमीन को छूते हुए चल रहे थे, अपने हाथों को अलग अलग। पहले केस जैसे सिम्टम्स, अब स्थिति में जैसे ही उन्होंने आगे देखा, उन्होंने कुछ लोगों को देखा। कुछ लोग हाफ क्रॉच थे, हाथों में क्लॉज जैसी बनावट उभर आई थी। उनकी चाल अजीब थी, धीरे पर प्रत्यक्ष जैसी। कुछ लोग सिर्फ जमीन सूंघ रहे थे। यह अनकंट्रोल्ड रिवर्सल है, आन्या ने कहा, और यह तेजी से फैल रहा है। पिछले स्टेबिलाइजेशन का असर केवल जंगल तक था, सिटी में इफेक्ट अब शुरू हो। इवैक्यूएशन, लॉकडाउन, सब फ्यूतल होगा। वेव अनस्टॉपेबल है, मुखिया ने कहा। अब ह्यूमंस का सबसे बड़ा टेस्ट आएगा, सर्वाइवल। अब केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, इंटेलिजेंस और अडेप्टेशन का टेस्ट होगा। जो अडाप्ट कर पाएंगे वे नेक्स्ट इवोल्यूशनरी फेज में सर्वाइव करेंगे, बाकी हिस्ट्री बन जाएंगे। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कमांड सेंटर में अलार्म्स बजने लगे। स्क्रीन्स पर दिखा,
दिल्ली के नॉर्थ जोन में एक मासिव क्लस्टर म्यूटेट ह्यूमंस का फॉर्मेशन। मतलब हमें मल्टीपल मिनी कॉज एक्टिवेट करने होंगे। क्या ने कहा, हाँ सभी मेजर सिटीज में टेम्पररी स्टेबिलाईजेशन हब्स वेव को स्लो करना, बस टेम्पररी फाइनल स्टेबिलाईजेशन केवल तब होगी जब ह्यूमंस ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड अडेप्टेशन सीख ले। अगर कोई हब फेल हुआ उस रीजन में कंप्लीट इरिवर्सिबल रिग्रेशन। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दिल्ली के नॉर्थ जोन में सदन बर्स्ट हुआ क्लस्टर म्यूटेट ह्यूमंस अचानक स्काईस्क्रेपर की साइड वॉल्स पर जंप करने लगे, हेलीकॉप्टर्स फाकर। कैप्टन ने कहा, लेकिन फोर्स इनसफिशिएंट है, वी नीड वॉलंटियर्स, सिविलियंस ट्रेन्ड इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मुखिया ने कहा, और समझो जो वॉलंटियर्स ज्वाइन करेंगे वे भी नेक्स्ट फेज सर्वाइवर्स बनेंगे जो फेल करेंगे। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। आन्या ने चुप होकर कहा, यह अब केवल फाइट नहीं है, ये सिलेक्टिव इवोल्यूशन है। तभी ग्लोबल सैटेलाइट फीड में और शॉकिंग फुटेज आई टोक्यो में शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट के म्यूटेटेड ह्यूमन स्काईवॉक्स पर लीप कर रहे थे। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में कार्स, बिल्डिंग, स्ट्रीट्स, फॉरेस्ट, ओशन, माउंटेन्स, हर जगह अडेप्टेशन और कोऑर्डिनेशन का नया रिदम था। आरव और आन्या ग्लोबल ऑब्जर्वेशन हब में खड़े थे। उनके चारों ओर होलोग्राफिक डिस्प्लेस ब्लिंक कर रहे थे। दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, रियो, लंदन, हर जगह हाइब्रिड ह्यूमन स्ट्रक्चर्ड क्लस्टर्स में मूव कर रहे थे। अर्बन जोन्स पार्शली कलाप्स हुए, लेकिन ह्यूमंस ने इंस्टिंक्ट प्लस इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के साथ उन्हें नेविगेट किया। अब यह